लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह रास्ता हमें कहां पर लेकर अपने गले में डालकर रखना दोस्तों मेरी सबसे बड़ी समस्या यह है कि मैंने वाली तक जाने के लिए दो शानदार पहाड़ों के बीच में, नहीं तो मैं इतनी शानदार जगह को मिस कर देता। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ अपने YouTube चैनल सानिध्य ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि अभी मैं हूं कटरा में और जा रहा हूं माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि माता रानी के दर्शन करने जाने के लिए हम लोग कौन सा रास्ता लेने वाले हैं, रास्ते में हमें क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी और हमें माता रानी के दर्शन करने जाने में कितना समय लगेगा, रास्ते में हम लोग कहाँ कहाँ पर रुकेंगे। मतलब कि इस वीडियो में मैं आपको माता रानी के दर्शन करने जाने के लिए सारी आवश्यक जानकारियाँ बताने वाला हूँ। वीडियो को दोस्तों पूरा देखिएगा क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि माता रानी के दर्शन करने जाने के लिए कौन सा रास्ता सबसे बेस्ट होता है। तो चलिए हम लोग अपनी यात्रा का आरंभ करते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी यात्रा का पहला पड़ाव अर्धकुंवारी पर होगा। मैंने पहले से ही अर्धकुंवारी पर शैलपुत्री भवन में डॉर्मेट्री बुक कर रखी है। कटरा से अर्धकुंवारी तक जाने के लिए दो रास्ते हैं, पुराना रास्ता और नया रास्ता। पुराना रास्ता बाणगंगा होते हुए जाता है जहां से अर्धकुंवारी की दूरी 6 किलोमीटर है, जबकि नया रास्ता जिसे ताराकोट मार्ग भी कहते हैं वहां से अर्धकुंवारी की दूरी 7 किलोमीटर है। लेकिन नए रास्ते में चढ़ाई ना के बराबर है और यह रास्ता काफ़ी साफ सुथरा और सुविधाओं से भरा हुआ है। हालांकि नए रास्ते पर आपको घोड़े, पिट्ठू, पालकी आदि की सेवाएं नहीं मिलेंगी, लेकिन मुझे इन सेवाओं की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैंने तय किया कि मैं नए रास्ते से ही अर्धकुंवारी तक पहुंचूंगा। अभी मैं कटरा बस स्टैंड के पास हूं और नए रास्ते के एंट्री पॉइंट तक पहुंचने के लिए ऑटो बुक कर लेता हूं। दोस्तों मुझे ऑटो मिल गया है और मैंने ऑटो वाले भैया से बात किया है। उन्होंने मुझे बताया है कि यहाँ से नए रास्ते के एंट्री पॉइंट तक पहुँचने के लिए 210 रुपये लगते हैं। तो दोस्तों मैं भी माता रानी का जयकारा लगाते हुए ऑटो में बैठ गया हूँ और आगे की तरफ चल रहा हूँ। दोस्तों मेरी सबसे बड़ी समस्या यह है कि मैंने अभी तक अपना RFID कार्ड नहीं बनवाया है। कटरा बस स्टैंड पर बना हुआ जो RFID कार्ड का काउंटर है वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए मैंने सोचा कि नए रास्ते के एंट्री पॉइंट पर पहुंचकर ही वहाँ पर RFID कार्ड बनवा लूँगा। दोस्तों मेरा यह निर्णय कितना सही रहेगा और कितना गलत ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमें यहाँ से नए रास्ते के एंट्री पॉइंट तक पहुँचने में कितना समय लगेगा। दोस्तों अभी दोपहर का 1:57 हो रहा है और हम सिर्फ 12 मिनट में ही बड़ी आसानी से नए रास्ते के एंट्री पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। यहाँ से हम सामने देख पा रहे हैं कि एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें हमें पता चल रहा है कि यहाँ से अर्धकुंवारी 7 किलोमीटर है और यहाँ से लगभग 50 मीटर ही आगे की तरफ RFID के लिए काउंटर बना हुआ है। दोस्तों अब हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमने जो कटरा बस स्टैंड पर RFID कार्ड नहीं बनवाने का निर्णय लिया था वो सही है या गलत। देखते हैं कि हमें RFID कार्ड बनवाने में क्या क्या परेशानी आएगी। चलिए हम लोग RFID काउंटर की तरफ ही चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि RFID कार्ड बनवाने के लिए आपको एक वैलिड ID जैसे कि आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा और जिसको भी अपना RFID कार्ड बनवाना है उसे स्वयं काउंटर पर जाना पड़ेगा। और एक बात आपको बता देता हूं कि RFID काउंटर पर कैमरा ले जाने की अनुमति नहीं है, तो मैं अकेले ही जाता हूं और अपना RFID कार्ड बनवाता हूं। दोस्तों यहाँ पर कुछ RFID कार्ड को बनवाने से संबंधित नियम भी लिखे हुए हैं तो जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 2:06 और हमारा RFID कार्ड बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए ये RFID कार्ड कुछ इस तरीके का होता है और इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं और ये जो कार्ड है दोस्तों वो आपको अपनी यात्रा के दौरान अपने गले में डालकर रखना होता है। दोस्तों देखा जाए तो मेरा ID कार्ड मात्र 9 मिनट में ही बन गया। इसका मतलब हमने जो कटरा बस स्टैंड पर RFID कार्ड नहीं बनवाया था वह डिसीजन हमारा बिल्कुल सही रहा। अब मैं फटाफट से यात्रा को स्टार्ट करता हूं और आपको भी आमंत्रित करता हूं कि मेरे साथ चलिए और माता रानी के दर्शन का आनंद लीजिए।
दोस्तों, हमें अपनी यात्रा को स्टार्ट किए हुए लगभग 20 से 25 मिनट हो चुका है और हम लगभग 800 से 900 मीटर ही ऊपर की तरफ आए होंगे। और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ दुकानें हैं जहाँ पर आप चाय, कोल्ड ड्रिंक्स, मैगी और स्नैक्स वगैरह ले सकते हैं। यहाँ पर आपको चढ़ाई करने के लिए डंडे वगैरह भी मिल जाएंगे। दोस्तों, मैं यहाँ पर रुकना नहीं चाहता था क्योंकि शुरुआत में ही जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चढ़ाई कर लो उतना ही अच्छा रहता है, क्योंकि बाद में तो शरीर वैसे भी थक जाएगा। लेकिन मैगी के पाउच को देखकर मेरा जो बेटा है सानिद, वो मैगी खाने की जिद करने लगा। मैंने उससे कहा भी कि बेटा थोड़ा और चल लेते हैं, लेकिन वो मानने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने अपने साथ जो लोग जा रहे थे उनसे भी पूछा और पाया कि मैं सिर्फ अकेला ही हूँ जो यहाँ पर रुकना नहीं चाहता। तो दोस्तों, हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है और मैंने भी लोकतंत्र की भावना का सम्मान करते हुए यहाँ पर रुकने का निर्णय ले लिया और अपने मन को यह सोचते हुए समझा लिया कि एक कप चाय भी मैं यहाँ पर पी लूँगा तो ठीक ही रहेगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुके और शानदार पहाड़ों के बीच में चाय और मैगी का आनंद लेकर अपनी यात्रा पुनः स्टार्ट कर दी। दोस्तों, हमने लगभग 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई पूरी कर ली है और यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि एक कॉफ़ी डे का स्टॉल लगा हुआ है। यहाँ पर आप चाय, कॉफ़ी और स्नैक्स का आनंद ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही चाय पी थी, इसीलिए मैं इस जगह को इग्नोर कर देता हूँ और माता रानी का जयकारा लगाते हुए आगे की तरफ बढ़ता हूँ। आगे हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, मैं आपके साथ साझा करता रहूँगा। तो चलिए, माता रानी के आशीर्वाद से अपनी यात्रा में आगे की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, हम कैफ़े कॉफ़ी डे के स्टॉल से लगभग 100 से 200 मीटर ही ऊपर की तरफ आए हैं और यहाँ पर हमें सीढ़ियों से ऊपर जाने का रास्ता दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह रास्ता हमें कहाँ पर लेकर जाएगा? यहाँ पर दोस्तों नवग्रह वाटिका भी लिखा हुआ है। हम लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर ऊपर की तरफ हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्या खास है जो आपको अपनी यात्रा को यादगार बनाने में मदद करेगा? यह जानने के लिए मैं ये वाला रास्ता ले लेता हूँ और ऊपर की तरफ बढ़ता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि भक्तों के आराम करने के लिए टेबल कुर्सी भी लगी हुई है। सभी चीज़ें ऐसे लग रही हैं मानो कि यह सभी इसी जंगल का हिस्सा हो। यहाँ पर एक व्यू पॉइंट भी हमें दिखाई दे रहा है जहाँ से आप शानदार नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। मुझे इस रास्ते पर आकर ऐसा महसूस हो रहा है कि मैंने अच्छा किया कि ये सीढ़ियों वाला रास्ता ले लिया, नहीं तो मैं इतनी शानदार जगह को मिस कर देता। हमने भी इन शानदार नज़ारों के बीच में थोड़ी देर चिल किया, कुछ शानदार से फ़ोटो खींचे और रिलैक्स होने के बाद आगे की यात्रा के लिए कमर कस ली। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी यात्रा का पहला पड़ाव अर्धकुंवारी पर होगा। वहाँ पर जाकर भी मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा और अर्धकुंवारी तक पहुँचने से पहले हमें रास्ते में जो कुछ भी मिलेगा सारी चीज़ें आपको डिटेल में दिखाने वाला हूँ। बहुत ही आपको मज़ा आने वाला है और बहुत सारी जानकारियाँ मिलने वाली हैं। अभी हम लोगों को हल्की फुल्की भूख भी लग रही है, लेकिन फिर भी हम सभी लोग सभी कुछ भूलकर रास्ते में जो माता रानी के भजन चल रहे हैं उस संगीत का आनंद लेते हुए आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हमें और भी शानदार चीज़ें देखने को मिलेंगी और मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखाऊंगा। तो बने रहें हमारे साथ और देखें कि आगे की यात्रा में हमें क्या मिलता है। दोस्तों, हमें यात्रा स्टार्ट किए हुए लगभग 2 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है और लगभग 2.5 किलोमीटर के आसपास की चढ़ाई हमने पूरी कर ली है। यहाँ पर हमें माता रानी का लंगर दिखाई दे रहा है जो कि एक खूबसूरत और शांतिपूर्ण स्थान पर स्थित है। दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही अच्छा एम्बियंस है और बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। आप यहाँ पर थोड़ी देर शांति से बैठकर आराम कर सकते हैं, फ़ोटो वगैरह खींच सकते हैं और लंगर प्रसाद का भी आनंद ले सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माता रानी के लंगर में प्रतिदिन हजारों की संख्या में भक्त भोजन करते हैं? अब हम लोग यहाँ पर जाएंगे, माता रानी का प्रसाद ग्रहण करेंगे और देखेंगे कि आज हमें लंगर प्रसाद में क्या मिलता है। दोस्तों, हम लोग अपनी प्लेट लेकर आ गए हैं। आज हमें लंगर में चने और चावल मिले हुए हैं। दोस्तों, लंगर का भोजन बहुत ही स्वादिष्ट है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह लंगर प्रसाद कैसे तैयार किया जाता है? यह लंगर प्रसाद बिना लहसुन और प्याज के तैयार किया जाता है, जो कि इसकी एक विशेष बात है। इसके अलावा इस लंगर प्रसाद को बनाने के लिए किसी भी तरीके के तामसिक पदार्थ का प्रयोग नहीं किया जाता।
माता रानी के लंगर की एक और विशेष बात है कि यहाँ पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में भक्त भोजन करते हैं और यह लंगर प्रसाद पूरी तरीके से निःशुल्क होता है। यह लंगर प्रसाद माता रानी के भक्तों के द्वारा दान में किए गए धन से तैयार किया जाता है। हमने भी आशीर्वाद के रूप में माता का लंगर प्रसाद लिया और हम यहाँ पर लगभग 45 मिनट के लिए रुके। आसपास के प्राकृतिक वातावरण का आनंद लिया, कुछ फोटोज खींची और तत्पश्चात अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया। आगे हम लोग देखेंगे कि हमें और क्या क्या मिलता है, तो बने रहें हमारे साथ और देखें कि आगे हमें क्या मिलता है। लंगर सेवा के बिल्कुल पास में ही यहाँ पर एक डिस्पेंसरी की भी यूनिट हमें दिखाई दे रही है। यहाँ पर अगर आपको किसी भी प्रकार की चढ़ाई करने में असुविधा हो रही है या कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे दवाई वगैरह भी ले सकते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने लगभग 2:15 बजे चढ़ाई चालू की थी और अभी लगभग 6 बज रहा है। हम लोग 45 मिनट के आसपास लंगर पर भी रुके थे। चलते चलते अब हम लोगों को थकान का भी अनुभव हो रहा है और मेरे साथ जो लोग हैं वह भी थोड़ा बहुत थक रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस रास्ते की खास बात क्या है? मुझे यहाँ पर चढ़ाई बहुत कम महसूस हो रही है और यहाँ सामने एक बोर्ड लगा हुआ दिख रहा है जिससे हमें पता चल रहा है कि अर्धकुंवारी तक पहुँचने के लिए अभी हमें 2 किलोमीटर और चलना होगा। लेकिन यह रास्ता इतना आसान क्यों है? इसका राज यह है कि यहाँ जगह जगह पर लिखा हुआ है जिससे कि पता चल जाता है कि अभी आपको कितनी दूरी और चलनी है। इससे चलने का मोटिवेशन बना रहता है और आप अपनी यात्रा को और भी आसानी से पूरी कर सकते हैं। और यहाँ की व्यवस्था क्या है? तो मैंने देखा कि मुझे जगह जगह पीने के पानी की उचित व्यवस्था दिखाई दी तथा टॉयलेट वगैरह की व्यवस्था थोड़ी थोड़ी दूर पर उपलब्ध है। और पूरे रास्ते की साफ सफाई को देखकर तो मेरी आत्मा ही प्रसन्न हो गई। अब मैं जल्दी से जल्दी अर्धकुंवारी पहुंचना चाहता हूं क्योंकि वहां पर पहुंचकर ही हम आराम कर पाएंगे। वहां पर हमने डॉर्मेट्री पहले से ही बुक की है। लेकिन अगर आप लोग यहां पर आ रहे हैं और आपके पास पहले से रूम नहीं बुक है तो भी आप अर्धकुंवारी में कैसे रुक सकते हैं यह भी मैं आपको बताऊंगा और वह जगह भी दिखाऊंगा। तो चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और जल्दी से जल्दी अर्धकुंवारी पहुंचने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने लगभग 6 किलोमीटर की चढ़ाई पूरी कर ली है और यहाँ से अर्धकुंवारी सिर्फ 1 किलोमीटर बचा है। हमारी यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव अब नज़दीक आ रहा है और हम जल्दी से जल्दी अर्धकुंवारी पहुँचना चाहते हैं। लेकिन रास्ते में एक और विकल्प हमें मिल रहा है। लगभग अर्धकुंवारी से 1 किलोमीटर पहले एक सीढ़ियों वाला रास्ता दिखाई दे रहा है। यह सीढ़ियों वाला रास्ता उन भक्तों के लिए है जो लोग अर्धकुंवारी नहीं जाना चाहते और डायरेक्ट भवन के लिए जाना चाहते हैं। लेकिन हमें तो अर्धकुंवारी जाना है, इसलिए हम लोग सीढ़ियों का प्रयोग नहीं करने वाले हैं। हम लोग आगे की तरफ चलेंगे और इस समय मेरी कोशिश सिर्फ यही है कि जल्दी से जल्दी अर्धकुंवारी पहुंचा जाए। दोस्तों, ये जो सामने लिखा हुआ है कि अर्धकुंवारी का रास्ता ऊपर की तरफ है, ये बोर्ड देखकर मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। फाइनली हम लोग बिल्कुल अर्धकुंवारी पहुंचने वाले हैं। यहाँ से अर्धकुंवारी मात्र 300 से 400 मीटर ऊपर की तरफ है। ये जो रोड है ये रोड नीचे से आ रहा है। अगर हम लोग बाण गंगा से आते तो इसी रोड से आते, लेकिन हम लोग नए रास्ते से आए हैं। यहाँ से बस 300 से 400 मीटर ऊपर ही अर्धकुंवारी है और हमें बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। तो चलिए फटाफट से अर्धकुंवारी पहुँचते हैं और अपनी थकान को दूर करते हैं। अर्धकुंवारी पहुंचकर मैं आपको वहां की शानदार रौनक भी दिखाऊंगा। आप देखेंगे कि कैसे अर्धकुंवारी की सुंदरता और शांति आपको आकर्षित करेगी। दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है 7:25 और हम लोग आ गए हैं देखिए अर्धकुंवारी पर। ये देखिए, और अर्धकुंवारी पे आने के बाद सबसे पहले हम लोग अर्धकुंवारी गुफा के गर्भजून जो गुफा है उसके दर्शन करने के लिए पर्ची कटवाने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे पर्ची कटती है तो जा रहे हैं हम लोग पर्ची कटवाने के लिए। देखते हैं कि हमें कितना ग्रुप नंबर मिलता है। अर्धकुंवारी पे ही यहीं पास में ही पर्ची कटती है। देखिए काउंटर नंबर 2 में कटेगी पर्ची। तो ये हम लोग जो है जा रहे हैं। पहले पर्ची दूसरी जगह पे कटती थी यहीं पास में ही, अब ये पर्ची का स्थान जो है यहीं पे हो गया है। ये देखिए पर्ची कटाने के लिए भक्तों की कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। दोस्तों, हमने पर्ची कटवा ली है। हमें जो ग्रुप नंबर मिला है 643 मिला है। अभी जो ग्रुप नंबर चल रहा है वो 560 चल रहा है। दोस्तों,
अर्धकुंवारी गुफा वही स्थान है जहाँ पर माता 9 महीने तक रही थीं। इसके पश्चात ही ऊपर भवन में पिंडी के रूप में प्रकट हुई थीं। अर्धकुंवारी में माता रानी के भक्त एक सकरी गुफा से होकर गुजरते हैं, जहाँ से गुजरने के लिए भक्तों को ग्रुप में भेजा जाता है। ग्रुप नंबर प्राप्त करने के लिए पर्ची कटवानी पड़ती है, तो हम लोगों ने पर्ची तो कटवा ही ली है। पर्ची से हमें जो नंबर मिला है उससे हमें अंदाज़ा हो गया है कि हमारा जो नंबर है वो सुबह की आरती के बाद आने की संभावना है। यहाँ दोस्तों बहुत ही शांत और आनंदपूर्ण वातावरण है और यहाँ पर पहुँचने पर एक अलग सा ऐसा अनुभव हमें प्राप्त हो रहा है जिसे शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। तो दोस्तों हम लोग पहले ही बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। शैलपुत्री भवन में हमने डॉर्मेट्री भी बुक कर रखी है। डॉर्मेट्री आप जो सामने देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके की होती है। इसके लिए हमने ऑनलाइन ही माता रानी की ऑफिशियल वेबसाइट से बुकिंग कर ली थी। दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं और आपकी कोई बुकिंग नहीं है तो भी आप यहाँ पर जो भगवती भवन है वहाँ पर कमरे बने हुए हैं, वहाँ पर आप निःशुल्क रूप से रुक सकते हैं। कंबल भी यहाँ पर आपको निःशुल्क रूप से मिल जाता है, सिर्फ आपको कंबल की सिक्योरिटी देनी होती है। जब आप कंबल वापस करेंगे तो आपको आपके द्वारा दी गई सिक्योरिटी वापस मिल जाएगी। तो दोस्तों अब हम लोग विश्राम करने के लिए जा रहे हैं। हम लोग सुबह जल्दी उठेंगे और अगर तब तक हम लोगों का नंबर आ गया तो हम लोग अर्धकुंवारी गुफा के दर्शन करेंगे, नहीं तो भवन के लिए सीधा ही प्रस्थान कर जाएंगे। अब सुबह क्या होगा ये माता रानी की इच्छा पर निर्भर करता है, इसलिए अब मैं निश्चिंत होकर सोने जा रहा हूँ। दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो चुका है, इस कारण से मैं अभी इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अर्धकुंवारी से भवन तक की यात्रा के बारे में मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा, इसलिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको टाइम से उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य आप लोगों को माता रानी के दर्शन के बारे में जानकारी प्रदान करना था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अगर वीडियो के बारे में आपके कोई सुझाव हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार कर रहा हूँ। इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं इस वीडियो के दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। माता रानी आपके और आपके परिवार के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। जय माता दी।